ऑक्सीलेटर चल रहा था। ऑक्सीलेटर के अंतर्गत अपन पढ़ लिए थे एक रिजोनेंट ऑक्सीलेटर। वैसे आप रिजोनेंट ऑक्सीलेटर है वो पढ़ ही चुके मानकर चलो, बट नहीं जानते कि कौन सा है कि रिजोनेंट है, उसी को उसको फिर थोड़ा सा डील कर दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछे तो आप लोग लिखते बने। रिजोनेंट ऑक्सीलेटर, ठीक है। रिजोनेंट ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऑक्सीलेटर इज नथिंग बट इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which generates any desired signal of desired amplitude and desired frequency। क्लियर। तो ऑक्सीलेटर बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन करता है। मतलब सिंपल है कि क्या है, एक सिग्नल जनरेटर है, ठीक है। तो रिजोनेंट ऑक्सीलेटर है, उसको इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पर ही उसको रिजोनेंट ऑक्सीलेटर बोला, क्योंकि इस ऑक्सीलेटर सर्किट में रिजोनेंट सर्किट का यूज किया जाता है। तो इसमें रिजोनेंट सर्किट यूज होता है, ठीक है। और रिजोनेंट जो सर्किट होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, क्लियर। तो बेसिकली रिजोनेंट सर्किट जो होता है वो इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो रिजोनेंस कंडीशन में ऑपरेट करता है। तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन को ही ऑक्सीलेटर सर्किट में एक फीडबैक नेटवर्क की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन का यूज हम सर्किट में फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करते हैं। और फीडबैक जो नेटवर्क है बेसिकली एक रिजोनेंट नेटवर्क होता है, रिजोनेंट सर्किट होता है, रिजोनेंट नेटवर्क का रिजोनेंट सर्किट होता है। तो रिजोनेंट नेटवर्क या फिर रिजोनेंट सर्किट को ही फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करने के कारण ही इस ऑक्सीलेटर सर्किट को क्या बोलते हैं हम, रिजोनेंट ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो रिजोनेंट ऑक्सीलेटर बेसिकली एक ऐसा ऑक्सीलेटर सर्किट है जिस सर्किट में फीडबैक नेटवर्क जो यूज होता है बेसिकली एक रिजोनेंट सर्किट होता है। दैट मीन्स रिजोनेंट सर्किट का ही यूज इसमें फीडबैक नेटवर्क की तरह करते हैं। और रिजोनेंट सर्किट जो होता है बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इस सर्किट में जनरली इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही फीडबैक नेटवर्क की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रिजोनेंट सर्किट जो यूज होता है यहाँ पर क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ इंडक्टर एयर एंड कैपेसिटर सी, ठीक है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रिजोनेंस मोड में ऑपरेट करता है उसी रिजोनेंट सर्किट को हम इसमें फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करते हैं। और रिजोनेंट सर्किट ही फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज होता है, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, रिजोनेंट ऑक्सीलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो रिजोनेंट ऑक्सीलेटर, अब देखो हमने क्लासिफिकेशन में बताया भी था, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ऑक्सीलेटर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीलेटर, ऐसा बताया था। फर्स्ट को मैंने क्या बताया था, आरसी ऑक्सीलेटर। इफ द फीडबैक नेटवर्क ऑफ ऑक्सीलेटर सर्किट इज मेड अप ऑफ combination of resistor and capacitor, then such type of oscillator is called RC oscillator. If feedback network of any oscillator circuit is made up of combination of inductor and capacitor, then such type of oscillator is called LC oscillator.
So this is a example of LC oscillator. Here we are डिस्कसिंग अबाउट एलसी ऑक्सीलेटर और रिजोनेंट सर्किट ऑक्सीलेटर। तो यहाँ पर क्या होता है, सर्किट के फीडबैक नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए इंडक्टर एंड कैपेसिटर का यूज़ होता है, और इंडक्टर एंड कैपेसिटर को यूज़ करके बने हुए रिजोनेंट सर्किट का यूज़ करते हैं। रिजोनेंट सर्किट एक फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज़ होता है, और फीडबैक नेटवर्क रिजोनेंट सर्किट होता है, इसका इसको क्या बोलते हैं हम, रिजोनेंट ऑक्सीलेटर बोलते हैं। ठीक है, अगेन फिर से बोलना चाहूँगा कि इस ऑक्सीलेटर का फीडबैक जो नेटवर्क होता है बेसिकली इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, हम एलसी ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एलसी ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। क्यों एलसी ऑक्सीलेटर बोलते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीलेटर का फीडबैक जो नेटवर्क होता है इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है, इस कारण इस ऑक्सीलेटर को हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑक्सीलेटर। तो क्या क्या हो गया इसका नाम, रिजोनेंट ऑक्सीलेटर। क्यों रिजोनेंट ऑक्सीलेटर हुआ, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर की हेल्प से बने हुए रिजोनेंट सर्किट को ही इसमें हम फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करते हैं। ठीक है, अब इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से फीडबैक नेटवर्क बना होता है, इस कारण इस ऑक्सीलेटर को क्या बोलते हैं हम, एलसी ऑक्सीलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एलसी ऑक्सीलेटर हो गया। ठीक है, रिजोनेंट ऑक्सीलेटर हो गया। अब क्या होता है, बेसिकली इसमें जो यूज्ड जो फीडबैक नेटवर्क होता है रिजोनेंट सर्किट होता है, और रिजोनेंट जो सर्किट जो होता है, रिजोनेंट जो सर्किट होता है वो इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है, और इस रिजोनेंट सर्किट से जनरेटेड जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो रिजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है, उसको हम इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो इस रिजोनेंट सर्किट से जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एल और सी की वैल्यू को वेरी करके वेरी कर सकते हैं। एल और सी की वैल्यू अगर वेरी होता है तो रिजोनेंट सर्किट से जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, वेरी होगा। तो एल और सी की वैल्यू को वेरी करने से फ्रीक्वेंसी वेरी होता है। अब फ्रीक्वेंसी वेरी होता है, इस कारण इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी होता है एल और सी की वैल्यू को वेरी करने से उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी होता है, इस कारण हम इसको ट्यून सर्किट बोलते हैं, और इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, ट्यून सर्किट ऑक्सीलेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्किट में यूज्ड इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन एक रिजोनेंट सर्किट होता है। रिजोनेंट सर्किट को ही ऑक्सीलेटर में हम फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करते हैं, इस कारण हम उसको क्या बोला, रिजोनेंट ऑक्सीलेटर बोला। रिजोनेंट सर्किट का डिजाइन इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन से होता है, इस कारण उसको हम एलसी ऑक्सीलेटर बोला। रिजोनेंट सर्किट की जो जनरेट फ्रीक्वेंसी जो होती है, जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सर्किट में यूज्ड इंडक्टर और उसकी कैपेसिटर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो एल और सी की वैल्यू वेरी होने से जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरी होती है। जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, इस कारण हम उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यून सर्किट। ट्यून सर्किट का मतलब होता है, ट्यून सर्किट का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो, वेरी हो। तो एल और सी चेंज होगा तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होंगे, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यून सर्किट ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। तो इसका दो इतना सारा नाम है, एलसी ऑक्सीलेटर, रिजोनेंट सर्किट ऑक्सीलेटर, या फिर ट्यून सर्किट ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो कोई भी ट्यून सर्किट जो होता है, कोई भी रिजोनेंट ऑक्सीलेटर जो होता है, उसमें जो फीडबैक नेटवर्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है,
तो इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज हम यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क की तरह करते हैं। इस कारण इसको रिजोनेंट ऑक्सीलेटर या फिर इसको हम एलसी ऑक्सीलेटर, जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम एल और सी की वैल्यू को वेरी करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। इस कारण हम इसको ट्यून सर्किट ऑक्सीलेटर भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसकी वर्किंग पे। तो इस ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क इंडक्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो इसकी अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं तो इसमें इंडक्टर और एक कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक कैपेसिटर हुआ और इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर की पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज हम इसमें ट्यून सर्किट की तरह, टैंक सर्किट की तरह, रेजोनेंट सर्किट की तरह या फिर एक फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज करते हैं। तो इसी नेटवर्क का यूज हम उस ऑक्सीलेटर सिग्नल सर्किट में प्रॉपर सिग्नल की जनरेशन के लिए हम करते हैं। अब चलो हम इसकी ऑपरेशन देखेंगे। यही ट्यून सर्किट है, इसी को टैंक सर्किट भी बोलते हैं। टैंक सर्किट, ट्यून सर्किट, रेजोनेंट सर्किट। सपोज अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की ओर हम जाएंगे कि सपोज कोई ऑक्सीलेटर, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है उसके मैं बता रहा हूँ कि सपोज एक कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है किसी एक्सटर्नल, इस कैपेसिटर को किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के थ्रू हम उसको क्या कर दिए, फुल्ली चार्ज कर दिए। ये आपका कैपेसिटर है। सपोज कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर सी जो है उसको हम किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के थ्रू हम इसको क्या कर दिए, एनर्जाइज कर दिए। जैसे ही हम इस कैपेसिटर के क्रॉस किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कनेक्ट किए, ये जो कैपेसिटर है उस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के थ्रू क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया। चार्ज होने से इस कैपेसिटर का अपर प्लेट है वो पॉजिटिव हुआ, सॉरी यहाँ पर मैं प्लस प्लस दोनों साइड लिख दिया, और नीचे साइड क्या होंगे, निगेटिव। तो अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लोअर प्लेट क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही इस फुल्ली चार्ज कैपेसिटर के क्रॉस में किसी एक्सटर्नल इंडक्टर को क्या कर देता हूँ, मैं कनेक्ट कर देता हूँ ये। ठीक है, तो जैसे ही इस फुल्ली एनर्जाइज्ड कैपेसिटर के क्रॉस कोई एक्सटर्नल इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस एल है उसको लाकर कनेक्ट करते हैं, ये जो फुल्ली चार्ज्ड जो कैपेसिटर होता है, ये फुल्ली चार्ज्ड जो कैपेसिटर इस इंडक्टर के थ्रू क्या होना चाहता है, डिस्चार्ज करेगा। हमेशा कोई भी कैपेसिटर या फिर किसी इंडक्टर की तो प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो अपने क्रॉस एनर्जी को परमानेंटली स्टोर करके रख सके। तो ये फुल्ली चार्ज जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, जैसे ही हम उस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में किसी इंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्टेड इंडक्टर के थ्रू ये कैपेसिटर है अपने अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। इस कैपेसिटर को एक डिस्चार्जिंग पाथ मिलता है। फाइनली क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है इस इंडक्टर के थ्रू क्या होंगे, अपने एनर्जी को डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्जिंग होगा तो जैसे जैसे ये कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करते जाएगा, वैसे वैसे ये कनेक्टेड जो इंडक्टर है वो अपने अंदर इस एनर्जी को क्या करते जाएंगे, स्टोर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर ने अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को इसको डिस्चार्ज किया, तो जैसे जैसे कैपेसिटर के अंदर की वोल्टेज है ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगा,
वैसे वैसे डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू भी ग्रेजुअली क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में ये कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को कंप्लीटली डिस्चार्ज करेंगे, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये कनेक्टेड जो इंडक्टर है अब फुल्ली क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। दैट मीन्स अपने अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा कि सपोज ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को किसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के थ्रू फुल्ली क्या कर दिया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है। फुल्ली चार्ज होने से इस कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज बिल्डअप हो जाता है। डेवलप्ड वोल्टेज की पोलैरिटी अपर प्लेट पे पॉजिटिव होता है, लोअर प्लेट पे क्या होता है, निगेटिव। जैसे इस फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर के क्रॉस पैरेलल में किसी एक्सटर्नल इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो इस कैपेसिटर को एक डिस्चार्जिंग पाथ मिल जाता है, जिससे ये कैपेसिटर है अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को क्या करना चाहता है, डिस्चार्ज करना चाहता है। तो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए इसके जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा। डिस्चार्जिंग जो करंट है वो अपर कैपेसिटर के अपर पॉजिटिव प्लेट से क्या होगा, इंडक्टर में ऐसा एनर्जी है वो ट्रांसफर होंगे। तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होने के कारण इस सर्किट में करंट का फ्लो होगा। करंट का डायरेक्शन है वो क्या रहेंगे, क्लॉकवाइज। जैसे जैसे ये कैपेसिटर है वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करते जाएंगे, डिस्चार्ज करते जाएंगे, वैसे वैसे इसके साथ में कनेक्टेड इंडक्टर है वो क्या होगा, फुल्ली एनर्जाइज होते जाएगा, अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को बिल्डअप करते जाए। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मैक्सिमम होंगे और उस इंस्टेंट पे ये कनेक्टेड इंडक्टर है फुल्ली एनर्जाइज हो जाएगा, अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को कंप्लीटली वो स्टोर कर लेंगे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को इन्होंने इसको ट्रांसफर किया तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुआ। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी के कारण ये अब इंडक्टर है फुल्ली एनर्जाइज हो जाएगा। अगेन कोई भी इंडक्टर है उसकी तो क्वालिटी नहीं होती, क्या क्वालिटी नहीं होती कि ये इंडक्टर भी अपने अंदर इस मैग्नेटिक जो एनर्जी है उसको परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाएगा। अगेन ये इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर इस स्टोर्ड एनर्जी को वापस फिर से क्या करना चाहेगा, रिलीज करना चाहेगा। तो जैसे ही ये मैक्सिमम एनर्जी तक का अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन स्टोर करेंगे तो ऐसा प्लस और माइनस होगा। अब ये इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो रिलीज किसके थ्रू करेंगे, कैपेसिटर के थ्रू करेंगे। तो जैसे ही ये इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी को वापस रिलीज करना चाहेगा, ये इंडक्टर अपने पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे, जिससे अपर टर्मिनल है वो निगेटिव और लोअर टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों रिवर्स करेगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होता है वह अपने अंदर करंट को उसी डायरेक्शन में ही फ्लो होने के लिए अलाउ करता है जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये उसी डायरेक्शन में ही करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी को वापस क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिससे इसके रिलीज्ड एनर्जी के थ्रू ये कनेक्टेड पैरेलल कैपेसिटर है वो क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। तो जैसे जैसे ये इंडक्टर अपने एनर्जी को रिलीज करते जाएंगे, वैसे वैसे इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू कम होते जाएगा और इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी लगातार कम होते जाएंगे। जिस समय ये इंडक्टर के अंदर की एनर्जी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसी पर्टिकुलर केस में कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट केस है जब कैपेसिटर ने इसको एनर्जी ट्रांसफर किया। दूसरा केस ऐसा बनेगा जब ये इंडक्टर ने अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करेगा। तो जब इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करेगा तो
क्या होगा, ये ऐसे ऐसे रिलीज करेंगे, उसी डायरेक्शन में ही रिलीज करेगा जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा था। तो पहले क्लॉकवाइज हो रहा था, अब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिलीज करेगा। तो इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी को कैपेसिटर को ट्रांसफर करेगा। जैसे जैसे इसके अंदर की एनर्जी कम होते जाएंगे वैसे वैसे ये कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज होते जाएगा। जिस समय इंडक्टर के अंदर की स्टोर्ड एनर्जी कंप्लीटली जीरो होगा उसी समय ये कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज होगा। और चार्जिंग क्या होगा, लोअर टर्मिनल एज पॉजिटिव एंड अपर टर्मिनल एज निगेटिव। ठीक है, ऐसे चार्ज हो। तो इस समय क्या हुआ, इंडक्टर ने अपने मैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज करके इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कराया। ठीक है, ठीक। तो इंडक्टर एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर करता है, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो अगर इसके बीच में अगर मैं मान लीजिए वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करना चाहूँ, सपोज वेव फॉर्म अगर ड्रॉ करना चाहूँ, तो जब कैपेसिटर ने इस इंडक्टर को एनर्जी ट्रांसफर किया तो किसी कैपेसिटर के अंदर का वोल्टेज है या एनर्जी है वो सडनली जीरो नहीं होता, वो टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे धीरे कम होंगे। तो जैसे जैसे इसके अंदर के एनर्जी रिलीज होते जाएगा वैसे वैसे इससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू लगातार बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा उसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये फुल्ली चार्ज हो जाएंगे और उसी समय इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम। तो इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू मैक्सिमम में पहुंचेगा, ऐसा मैक्सिमम में पहुंच गया ऐसा ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते। अब इन्होंने अपना एनर्जी स्टोर किया था +2 माइनस, अब ये अपने अंदर एनर्जी को परमानेंटली स्टोर करके तो नहीं रख सकता, वो स्टोर्ड एनर्जी को वापस क्या करता है, रिलीज करता है। एनर्जी को उसी डायरेक्शन में ही रिलीज करेगा जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो हो रहा था। तो पहले तो करंट क्लॉकवाइज हो रहा था तो अब भी क्लॉकवाइज होंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में ये इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करने के लिए अपना पोलैरिटी रिवर्स करता है। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स करेगा अपर निगेटिव हो जाएगा और लोअर क्या होंगे, पॉजिटिव। अगेन ये इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को इस कैपेसिटर के थ्रू क्या करने लगता है, डिस्चार्ज करने लगता है, रिलीज करने लगता है, डी एनर्जाइज होने लगता है। तो जैसे जैसे इसकी इंडक्टर के अंदर का करंट ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इसके साथ में कनेक्टेड पैरेलल कैपेसिटर है वो क्या होने लगेगा, फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो अब इंडक्टर के अंदर का करंट धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे कम होंगे। करंट कम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो हो रहा था। चार्जिंग में भी क्लॉकवाइज हुआ, अब जब ये इंडक्टर डी एनर्जाइज हो रहा है तो भी क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो करंट तो उसी दिशा में ही फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव करंट ही रहेगा, बट करंट की वैल्यू लगातार कम होता है क्योंकि डी एनर्जाइजिंग करंट। तो इस टाइप से तो यहाँ तक ऐसा चार्जिंग हुआ तब का है और यहाँ तक का डी एनर्जाइजिंग हुआ तब का। ठीक है, अब ये कनेक्टेड कैपेसिटर है तो इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया। लोअर प्लेट इज पॉजिटिव एंड अपर प्लेट इज निगेटिव। तो लोअर पॉजिटिव हो गया, अपर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जैसे ये कैपेसिटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया। फिर से वो अपने अंदर एनर्जी को तो परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखेगा, वो अपना स्टोर्ड एनर्जी को फिर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना चाहेगा, रिलीज करना चाहेगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप से रिलीज करेंगे। देख लो अभी कैपेसिटर ऐसा है, ऐसे चार्ज हुआ है, ऐसा लोअर प्लस और अपर है वो माइनस हुआ है, ये सी है और ये एल है। जब इंडक्टर ने अपना एनर्जी रिलीज किया तो अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड कैपेसिटर है वो चार्ज हुआ। अब कैपेसिटर तो परमानेंटली अपने अंदर एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा, ये अपने अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को वापस इस इंडक्टर को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर हमेशा पॉजिटिव से होता है,
तो अगेन फिर से कनेक्टेड कैपेसिटर है, इस इंडक्टर के थ्रू फिर से अपने एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो जैसे जैसे ये कैपेसिटर अपने अंदर की एनर्जी को डिस्चार्ज करते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें वैसे वैसे कनेक्टेड इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, एनर्जाइज होते जाएगा। और वैसे वैसे इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी भी लगातार बढ़ने लगेंगे। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में इस इंडक्टर है उसके अंदर की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएंगी और इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। ये फुल्ली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, इसके अंदर की मैग्नेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। तो देखो अब इसमें फ्लो होने वाला करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, इंडक्टर का करंट है वो ग्रेजुअली राइज होगा। बट ये करंट जो फ्लो हो रहा है वो पहले ऐसा फ्लो हो रहा था। अब जो करंट है उसके जस्ट अपोजिट है बट फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू ग्रेजुअली क्या होगा, राइजिंग नेचर का होगा। इस कारण अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोइंग जो करंट है, एक मिनट, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होंगे। अब फ्लोइंग करंट है वो ग्रेजुअली राइजिंग नेचर का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इस कारण इसको मैं निगेटिव एक्सिस में ड्रॉ किया। तो इस जब करंट है वो मैक्सिमम होंगे उस समय ये इंडक्टर है वो क्या होगा, फुल्ली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, फुल्ली अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को क्या कर लेंगे, वो स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये कैपेसिटर अपने अंदर की एनर्जी को कम्प्लीटली डिस्चार्ज कर देगा उस समय ये इसके अंदर की मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएंगे और उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इस इंडक्टर की करंट है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट अभी फ्लो होने वाला करंट अपोजिट है, इस कारण इसकी नेचर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से क्या होगा, ये अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को रिलीज करेगा। फिर अब इसके अंदर का कनेक्टेड कैपेसिटर है, ये जब ऐसा प्लस से माइनस चार्ज हुआ रहेगा, एनर्जी स्टोर किया रहेगा। अब ये क्या करेंगे, ये अपने अंदर की स्टोर्ड एनर्जी को वापस फिर से ये इंडक्टर है रिलीज करेगा। तो इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करेंगे तो उसी डायरेक्शन में ही रिलीज करेगा जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो हो रहा था। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, तो अब क्या होगा, फिर से अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को ऐसे डिस्चार्ज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को वापस इस कैपेसिटर को रिलीज करेगा, फिर से कैपेसिटर अपने इनिशियल पोलैरिटी के अकॉर्डिंग फिर से अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देंगे, दैट मीन्स चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे ये अपने अंदर की एनर्जी को रिलीज करते जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होते जाएंगे। तो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट में इसकी मैग्नेटिक एनर्जी कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा उस समय ये कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज्ड हो जाएंगे। बट इसकी डायरेक्शन है इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट है, इस कारण इसकी नेचर है वो निगेटिव ही रहेंगे। बट करेंट का जो नेचर है वो डिकेइंग नेचर होगा, क्योंकि इंडक्टर की एनर्जी है ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होंगे, ग्रेजुअली डिक्रीज होंगे, करंट का नेचर डिकेइंग नेचर होगा। ठीक है, बट उसी डायरेक्शन में है, निगेटिव डायरेक्शन में, इस कारण निगेटिव होगा, करंट की वैल्यू ग्रेजुअली क्या हो जाएंगे, निगेटिव होगा, जीरो। जिस समय जीरो हो जाएगा उस समय कैपेसिटर फुल्ली फिर से चार्ज, फिर से ये कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को वापस इंडक्टर को ये ट्रांसफर करेगा, ये वाला स्टेज। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को इंडक्टर को ट्रांसफर कर दे रहा है। इंडक्टर फुल्ली मैग्नेटाइज्ड जब हो जा रहा है तो इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी को वापस कैपेसिटर को क्या कर दे रहा है, ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इंडक्टर को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, या फिर इंडक्टर की जो एनर्जी है
इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी को वापस कैपेसिटर को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर करें। तो कैपेसिटर और इंडक्टर का कंटिन्यू चार्जिंग और एनर्जाइजिंग, डी एनर्जाइजिंग, डिस्चार्जिंग फिनोमेना के थ्रू क्या होता है, इस कंप्लीट एसी सर्किट पर एक रेजोनेंट साइनोसाइडल सिग्नल का इस टाइप से जनरेशन होने लगता है, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन देखने से क्या पता चल जा रहा है कि जो जनरेटेड सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड जो होती है, जनरेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड जो होती है ग्रेजुअली क्या है, डिकेइंग नेचर का है, लगातार कम हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअल में जब कैपेसिटर अपने एनर्जी को इंडक्टर को ट्रांसफर कर दे रहा है, या फिर इंडक्टर जब अपने एनर्जी को कैपेसिटर को ट्रांसफर कर रहा है, तो एनर्जी का एक दूसरे से ट्रांसफर के दौरान क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो एनर्जी है वो क्या होने लगता है, लॉसेस होने लगता है। एनर्जी की लॉसेस होने के कारण जनरेटेड सिग्नल की जो नेचर है उसकी एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिकेइंग नेचर का होता है। तो इसकी एम्पलीट्यूड में जो डिकेइंग होता है, एम्पलीट्यूड में जो लॉसेस होता है, एनर्जी में जो लॉसेस होता है, उस लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए हम इसमें एम्पलीफायर की गेन को इंक्रीज करते हैं, एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, ताकि जनरेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो ऑलवेज क्या मेंटेन रहे, कांस्टेंट मेंटेन रहे, और सिग्नल में बार बार कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू एनर्जी की ट्रांसफर होने से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, उस लॉसेस को क्या किया जा सके, कंपेंसेट किया जाए। तो कोई भी रेजोनेंट ऑक्सीलेटर या फिर एलसी ऑक्सीलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल इसी पर है, कैपेसिटर और इंडक्टर का एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग या फिर एनर्जाइजिंग या डी एनर्जाइजिंग फिनोमेना पर बेस्ड है। तो ये इसका वेव फॉर्म है जनरेटेड सिग्नल का। जनरेटेड सिग्नल की नेचर यहाँ पर ग्रेजुअली डिकेइंग नेचर का दिख रहा है, जिसमें सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि इसमें जब कैपेसिटर अपने एनर्जी को इंडक्टर को ट्रांसफर कर रहा है, या फिर इंडक्टर जब अपने एनर्जी कैपेसिटर को ट्रांसफर कर रहा है, तो एनर्जी ट्रांसफर करने के ही दौरान कुछ अमाउंट का एनर्जी है वो लॉसेस हो जाता है। उस एनर्जी लॉस को कंपेंसेट करने के लिए हम एम्पलीफायर स्टेज का यूज़ करते हैं। वो एम्पलीफायर स्टेज जनरेटेड सिग्नल के गेन को मेंटेन करने का काम करता है, ताकि उसकी एम्पलीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये रहा रिजोनेंट ऑक्सीलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, एलसी ऑक्सीलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर ट्यून सर्किट ऑक्सीलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, वीडियो क्लियर हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।